Hello dear students, welcome back to the class। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं जूलॉजी पेपर सेकंड का जो सेक्शन ए है उसका पहला टॉपिक दैट इज़ योर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी डाइजेशन इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन स्टमक कि स्टमक में किन किन चीज़ों का डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ से सिक्रीट किए जाते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो ये स्टमक है, this one is stomach। स्टमक को हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ योर कार्डिया हेयर, देन फंडस एंड देन बॉडी जो कि स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है, एंड देन लास्ट रीजन इज पाइलोरस। कार्डिया वो रीजन है जहाँ पे ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है, और ईसोफेगस और स्टमक के जो बीच की जो ओपनिंग है यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या होता है बच्चों कि जब भी हम कुछ खाते हैं, फूड स्टमक में होता है, तो फूड को वापस से फूड पाइप ईसोफेगस में जाने से प्रिवेंट करता है। ये स्फिंक्टर इनवॉल्यूंटरी होता है, आप अपनी मर्जी से स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टमक का जो लास्ट रीजन होता है पाइलोरिक, जिसके बाद की स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, यहाँ भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है ये भी फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को कंट्रोल करता है, यानी फूड का जो फर्दर जो प्रोग्रेशन है, फर्दर जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। दोनों वाल्व्स के क्लोज रहने के कारण, इन दोनों वाल्व्स के क्लोज रहने के कारण फूड स्टमक में काफ़ी देर तक रुकता है। ऑलमोस्ट 2 to 6 आवर्स फूड स्टमक में रहता है। बात आती है स्टमक के फंक्शन क्या है, तो पहली बात मैंने बोला कि फूड 2 to 6 आवर्स तक स्टमक में रुकता है। इट मीन्स क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्परेरी स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं। देन बात आती है डाइजेशन की, सेकंड फंक्शन है डाइजेशन। ठीक है, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो स्टमक में फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल भी डाइजेशन भी होता है। फिजिकल डाइजेशन होता है जो आपका स्टमक है उसकी जो मसल्स हैं उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, उनकी चर्निंग मूवमेंट से। और केमिकल डाइजेशन एज यू नो कि कोई एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, तो वेरियस गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन सभी एंजाइम्स का जो सिक्रेशन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। स्टमक के अंदर जो भी जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं या जो भी एंजाइम्स या जो भी सिक्रेशंस निकलते हैं उन सबको कंबाइंडली हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अगर हम देखें फर्दर स्टडी करें अगर अपन स्टमक की वॉल्स की, तो सपोज हमने ये जो सेक्शन है इसका एक मैग्नीफाइड इमेज देखना है, तो हम देखते हैं कि स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनके अंदर कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ऊपर ही ऊपर यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं उनको अपन कहते हैं सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स। एज द वर्ड सजेस्ट, सुपरफिशियल यानी सतही। देन उसके बाद ये जो नेक रीजन बनते हैं इन क्रिप्ट्स के, इनमें पाई जाती है म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना।
म्यूकस नेक सेल्स के बाद स्टमक में पाई जाती हैं पैराइटल सेल्स। ये पूरी जो दीवार होती हैं स्टमक की, जो पूरी लाइनिंग्स होती हैं उनमें फैली हुई पाई जाती हैं पैराइटल सेल्स, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये दो महत्वपूर्ण काम करती हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि स्टमक को एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। फिर बात आती है स्टमक की नेक सेल्स की, जिनको अपन कहते हैं चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स। एज द नेम सजेस्ट, चीफ यानी कि सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, मीन्स ये सेल्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, ठीक है। और जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। काम क्या करती हैं, जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, इससे पहले हमने किसी भी सेल को ये नहीं कहा कि ये एंजाइम सिक्रेट करती है, इनके लिए मैं कह रही हूँ स्टमक से जो भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम कौन सी सेल सिक्रेट करती हैं, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करती हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। Two most important things which you need to remember here are the alternative names of the cells, यानी कि पैराइटल सेल्स का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स है, चीफ सेल्स का दूसरा नाम जाइमोजन सेल्स है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, चीफ सेल ना देके क्वेश्चन डाल देते हैं जाइमोजन सेल्स कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती हैं, या फिर पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है, वहाँ पे चीफ सेल्स ऑप्शन में नहीं होगा, जाइमोजन सेल होगा। या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में आ जाएगा, IF इज सिक्रेटेड बाय विथ सेल्स ऑफ द स्टमक, और वहाँ पे पैराइटल सेल ऑप्शन में नहीं हो के ऑक्जेंटिक हो सकता है। तो आपको दोनों नेम पता होना चाहिए इन सेल्स के। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि स्टमक की जो सारी सेल्स हैं, वेरियस टाइप की जो सेल्स हैं, वो जो जूस सीक्रेट करते हैं उसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पीएच की। गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है 1.5 to 3। एज यू नो, पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 के बीच में रेंज करता है, जिसमें 7.1 से 14 तक जो पीएच होती है वो होती है आपकी अल्कलाइन पीएच, एंड 0 to 6.9 तक की पीएच जो होती है वो होती है एसिडिक पीएच, 7 होती है न्यूट्रल। जैसे जैसे आप पीएच स्केल से दूर जाएंगे, चाहे राइट हैंड साइड में जाओ चाहे लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, वैसे वैसे उधर के पैरामीटर्स लाइक एल्कनिटी की तरफ जाओगे तो एल्कनिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी की रेंज में अगर आप पीएच स्केल में 7 से दूर जाओगे यानी 0 की तरफ मूव करोगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो यू कैन सी 1.5 to 3 अगर गैस्ट्रिक जूस का पीएच है, इट मीन्स ये बहुत हाईली एसिडिक है। एसिडिटी होती किसकी वजह से, तो ये रहा एसिडिटी कोज करने वाला फैक्टर। बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स के। क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स? सबसे पहले बात आती है HCl, और HCl का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। क्यों ज़रूरी है एसिडिक मीडियम? तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कि जो भी माइक्रोब्स फूड के साथ आ चुके हैं उनको ये क्या कर देगा, किल कर देगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो है स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेट होते हैं दे ऑल आर इन इनएक्टिव फॉर्म, एंड फूड पे एक्ट करने के लिए उन्हें एक्टिव होना ज़रूरी है, एंड एक्टिवेशन ऑफ दीज gastric enzymes is performed by hydrochloric acid. It is the second most important function of HCl. कौन कौन से एंजाइम्स का एक्टिवेशन HCl करता है? तो देखिए, हमने बात करी थी 3 तरह के एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो सिक्रेट होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिन किसकी फॉर्म में सिक्रेट हो रहा है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में पेप्सिन का सिक्रेशन हो रहा है। स्टमक की जो वॉल्स हैं, जो चीफ सेल्स हैं, वो इस इनएक्टिव फॉर्म में इसको सिक्रेट कर रही हैं, दैट इज़ पेप्सिनोजन।
अब अगर पेप्सिनोजन को प्रोटीन्स का डाइजेशन करना है तो उससे पहले उसे एक्टिव होना पड़ेगा, एंड एक्टिव फॉर्म इज पेप्सिन, एंड दिस एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ HCl। जब पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन की फॉर्म में आ जाएगा तो प्रोटीन्स का क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा, यानी कि प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको क्लीव करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में। दोज विल बी आइदर प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। देन नेक्स्ट एंजाइम आता है रेनिन। रेनिन को हम काइमोसिन भी कह देते हैं। रेनिन का एक्टिवेशन भी HCl के द्वारा किया जाता है। रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोरेनिन के रूप में, जिसको HCl के द्वारा एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो रेनिन एंजाइम है, ये जो मिल्क प्रोटीन है जिसका नाम होता है केसिनोजन, इस केसिनोजन नाम की मिल्क प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट करता है। कैसिनोजन जो होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है, जिस तरह आपने देखा होगा दूध को फटा हुआ देखा है कभी पनीर बनाने का प्रोसेस, तो मिल्क में जो प्रोटीन्स थे वो सोल्यूबल फॉर्म में थे। जैसे ही आपने लेमन ऐड किया, एसिड ऐड किया, लेमन के रूप में आपने क्या ऐड किया, सिट्रिक एसिड, तो जैसे ही आपने एसिड ऐड किया है वो सोल्यूबल प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्लोट हो जाती हैं और वो आपको चीज़ की फॉर्म में नज़र आने लग जाती हैं, क्लोट्स की फॉर्म में नज़र आ जाती हैं, दैट इज़ इनसोल्यूबल फॉर्म। इन द सेम वे मिल्क का जो कैसिनोजन जो प्रोटीन है वो कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है। सोल्यूबल जो प्रोटीन था वो इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो गया। ये कैसीन प्रोटीन कैल्शियम के साथ बाइंड होके बनाती है कैल्शियम पैराकैसिनेट, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में नज़र आता है और क्लोट्स, बड़े बड़े क्लोट्स के फॉर्म में हमें नज़र आता है। इस पूरे प्रोसेस को सोल्यूबल कैसिनोजन का क्लोटेड फॉर्म में पैराकैसिनेट में बदल जाना क्या कहलाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। और मिल्क की कर्डलिंग करने के कारण रेनिन को हम कहते हैं कर्डलिंग एंजाइम। रेनिन एंजाइम जो है वो मेनली एक्टिव रहता है जो आपके किड्स में, एक तो जो कि कम्प्लीटली मिल्क डाइट लेते हैं, उसके अलावा जो गाय भैंस, जो कैटल्स जो होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो जब तक सिर्फ मिल्क डाइट पे रहते हैं तब तक उनमें रेनिन एंजाइम बहुत हाईली एक्टिव रहता है। उसके बाद रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। द नेक्स्ट इज योर गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है उसका काम होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लेकिन चूँकि यहाँ पे लिपिड्स जो है वो इमल्सिफाइड नहीं है, इस कारण लिपिड्स का कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं हो सकता। केवल लिपिड्स की सरफेस के एक बहुत ही छोटी अमाउंट का डाइजेशन हो सकता है, जिस सरफेस के जिस एरिया में, थोड़े बहुत एरिया में ये एक्ट कर सकता है, यानी कि टाइनी अमाउंट ऑफ लिपिड आर डाइजेस्टेड हेयर इन द स्टमक। आप जितने भी लाइपेज एंजाइम पढ़ेंगे वो सारे के सारे लाइपेज एंजाइम्स एल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। गैस्ट्रिक लाइपेज इज द ओनली लाइपेज एंजाइम विच रिमेन्स एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसे ही गैस्ट्रिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो जो मीडियम है एलिमेंट्री कनाल में वो एसिडिक टू एल्कलाइन हो जाएगा और इस वजह से ये एंजाइम वहाँ इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रह पाएगा। मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच, टू टेम्परेचर एंड टू एसिडिटी और एल्कलिनिटी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अभी तक हम गैस्ट्रिक जूस के 4 कंपोनेंट्स की बात कर चुके हैं। HCl के बाद हमने बात करी पेप्सिनोजन की, जिसका कि एक्टिवेशन किया जाता है HCl के द्वारा और जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर हमने बात कर ली रेनिन की, जिसका भी एक्टिवेशन किया जाता है HCl के द्वारा और जो
मिल्क की जो कैसिनोजन प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन करता है। देन हम बात कर चुके हैं गैस्ट्रिक लाइपेज की। एंड लास्ट जो कंपोनेंट है, नॉट लास्ट, ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इनको कैस्टल फैक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और इनका काम होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना। कहाँ होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन? तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपकी जो छोटी आंत है वहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से विटामिन B12 का अवशोषण किया जाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं होंगे तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा? तो बड़ा क्वेश्चन ये है। तो अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी जिसका नाम है परनीशियस एनीमिया। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी हो रही है। क्यों हुआ? क्योंकि विटामिन B12 जो है वो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए, संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें एक कड़ी विटामिन B12 भी है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो HB का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और अगर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो यू विल बी सफरिंग विद पर्निशियस एनीमिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड दैट इज म्यूकस। म्यूकस जो है वो फूड जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी वजह से स्टमक की वॉल्स का जो इरोजन हो जाता है, जो कि नुकसान हो जाता है एसिड की वजह से, उसको प्रिवेंट करती है। इट वॉज all the discussion about the process of digestion in स्टमक में फूड का डाइजेशन होने के बाद फूड जो है वो एक पार्टली डाइजेस्टेड फॉर्म में प्लस एक थिक पेस्ट के रूप में आ जाता है जिसमें फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस दोनों होते हैं, और इस फॉर्म को जो पार्टली डाइजेस्टेड थिक पेस्ट है उसको हम कहते हैं काइम। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर जो स्टमक के एंजाइम्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट किए जाते तो क्या नुकसान होता? अगर गैस्ट्रिक एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किए जाते तो जिन सेल्स में गैस्ट्रिक एंजाइम्स बन रहे हैं वो उन्हीं सेल्स का डाइजेशन कर देते, क्योंकि जिन सेल्स में गैस्ट्रिक एंजाइम्स बन रहे हैं उन सेल्स में भी तो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट हो जाते। सेल की जो मेम्ब्रेन है आपको पता है लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते, और स्टमक के अंदर क्या हो जाता, उसकी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। सेल्स के डैमेज को रोकने के लिए इन एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, जो कि बाद में HCl की मदद से एक्टिव किए जाते हैं। और अब क्यों नहीं नुकसान पहुंचा पाते? एक्टिव तो अब भी है ना, अंदर की सेल्स को तो अभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वॉल्स की, इस इनर लाइनिंग की ओर म्यूकस का एक बहुत मोटा लेयर रहता है जो कि इन एंजाइम्स को स्टमक की वॉल्स पे रिएक्ट करने से रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आज के टॉपिक में बस इतना ही।